हेलो लर्नर्स, ये है पार्ट 2 टीचिंग एप्टीट्यूड का फ्रॉम द बुक केवीस मदान। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं टॉपिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इन टुडेज सिचुएशन, no nation can think of social or economic development without any abundant supply of highly educated and skilled people. The issue of function and objective of education is of utmost importance because all other aspects of education like the content, method, discipline and evaluation are integrated with it. Most of the functions of education become clear as through various definitions given above. तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एजुकेशनल सिस्टम के पीछे कुछ एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन पे पूरा स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। आज के ग्लोबलाइज्ड और कॉम्पिटिटिव एरा में कोई भी नेशन तब तक डेवलप नहीं कर सकता जब तक उसके पास एजुकेटेड और स्किल्ड मैन पावर ना हो। अगर किसी भी कंट्री को सोशली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना है तो उसको एक स्ट्रांग एजुकेशनल बेस की ज़रूरत होती है, जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज नहीं बल्कि वैल्यूज़, कल्चर, स्किल डेवलपमेंट भी होता है। एजुकेशन के एम और ऑब्जेक्टिव्स के बिना हम कंटेंट, टीचिंग मेथड, डिसिप्लिन एंड इवैल्यूएशन सिस्टम को डिसाइड ही नहीं कर सकते। इन्हीं के अराउंड पूरा करिकुलम डिज़ाइन होता है। इन शॉर्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एजुकेशन के फाउंडेशन स्टोन होते हैं। Havighurst and Newgarten have given two important functions of education system. तो यहाँ पर हमारे पास हैविघर्स्ट एंड न्यूगर्टन है जिन्होंने दो एजुकेशन फंक्शंस दिए थे। पहला है मिरर ऑफ सोसाइटी, अ मिरर दैट रिफ्लेक्ट सोसाइटी एज इट इज़ और टू बी स्टेबलाइजर ऑफ सोसाइटी। और दूसरा था एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज और अ फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग द आइडिया ऑफ सोसाइटी। तो मिरर ऑफ सोसाइटी या सोसाइटी को स्टेबलाइज करने वाला टूल, यानी एजुकेशन सोसाइटी को वैसे ही रिफ्लेक्ट करता है जैसे वो है। एजुकेशन हेल्प करता है समझ कर स्टेबल बनाए रखने को समाज को स्टेबल बनाए रखने के लिए वैल्यूज़, बिलीव्स और सोशल स्ट्रक्चर को कैरी फॉरवर्ड करके। एजेंट ऑफ सोशल चेंज, अब ये एक एजेंट भी होता है सोशल चेंज का, जो अपनी सारी फोर्सेस को डायरेक्ट करता है किसकी तरफ, एक आइडियल सोसाइटी बनाने की तरफ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज पेन अ सोशलिस्ट हैज़ गिवन 3 फंक्शंस। तो जॉर्ज पेन एक सोशलिस्ट हैं जिन्होंने 3 फंक्शंस दिए थे। अब इनके क्या फंक्शंस है? इनके फंक्शंस है एसिमिलेशन ऑफ ट्रेडिशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल पैटर्न, क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रोल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिमिलेशन ऑफ ट्रेडिशन की। एजुकेशन का पहला फंक्शन है ट्रेडिशंस को एसिमिलेट करना, यानी पुरानी कल्चर, प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशन को समाज में इंटीग्रेट करना। जैसे कि हमारे देश में जो ट्रेडिशंस हैं उनको अगले जनरेशन तक पहुंचाना, ताकि वो हमारी ट्रेडिशन को समझ सकें और उन्हें अपना सकें। राइट। दूसरा कहता है डेवलपमेंट ऑफ सोशल पैटर्न्स। अब सोशल पैटर्न्स कैसे डेवलप करते हैं? जैसे कि आज के टाइम पे हम देखते हैं पुरानी सोच को चैलेंज करके नए आइडियाज़ जैसे जेंडर इक्वालिटी, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस और डिजिटलाइजेशन को एक्सेप्ट किया जा रहा है। ये सब नए और सोशल पैटर्न्स हैं जो एजुकेशन के थ्रू समझ में आते हैं। राइट। अब हम नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख रहे हैं। ऐसा हो रहा है ना, जैसे डिजिटलाइजेशन आ गया और भी बहुत सी चीज़ें, जेंडर इक्वालिटी आ गई, जो चीज़ें क्या हो रही हैं, नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। थर्ड इज़ क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रोल। अब ये कहता है एजुकेशन के थ्रू हम अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करते हैं और नए सोल्यूशन ढूंढते हैं। ये हमें कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग सिखाता है जिससे हम अपनी सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम कुछ सोचेंगे, क्रिएटिव बनेंगे तो कुछ तो चेंज सोसाइटी में लेकर ही आएंगे। राइट। अब यहाँ पे आता है एमाइल दुर्खेम establish idea on transmission of society's norms and values as a major function of society. He also acknowledged education as a training for specialized role, including adopting some occupation of livelihood. एमाइल दुर्खेम ने एजुकेशन को समाज और कल्चर
को ट्रांसफ़र करने का एक ज़रूरी टूल बताया है। उन्होंने कहा कि एजुकेशन का मेन फंक्शन सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ को ट्रांसमिशन करना है। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन सोसाइटी की कोर वैल्यू जैसे ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन को अलग जनरेशन तक पहुंचाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पर आप इसको बीच बीच में थोड़ा सा और भी रीड कर लेना ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अब हम बात करने वाले हैं इनकल्चरेशन की। ठीक है, द प्रोसेस बाय द यंग जनरेशन लर्न द ट्रेडिशन वे of society is called inculturation and it differs from society to society, though education inculturation is formalized। तो inculturation क्या है? इनकल्चरेशन का मतलब है जब यंग जनरेशन अपने सोसाइटी के ट्रेडिशन वेज को सीखती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ट्रेडिशनल फेस्टिवल, रिचुअल्स और कल्चर प्रैक्टिसेस जैसे दिवाली, होली, ये सब हम एजुकेशन के थ्रू सीखते हैं। यानी स्कूल और घर के थ्रू हम सीखते हैं कि ट्रेडिशंस हमारे कल्चर का हिस्सा हैं और हमें इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। अब बात आती है एक और मिनट। इनकल्चरेशन का प्रोसेस हमारी सोसाइटी के हिसाब से थोड़ा अलग है। जैसे हर कंट्री की अपना कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशन होता है, वैसे ही एजुकेशन उनको फॉर्मली टीच करने का एक सिस्टम बनाता है। स्कूल के करिकुलम में हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री, लिटरेचर, सिविक्स, ये सब हमें अपने देश की ट्रेडिशन, कल्चर और वैल्यूज़ को समझाने में मदद करते हैं। राइट, ऐसा होता है ना। हिंदी में भी हम ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिख रहे होते हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ रहे होते हैं, सोशल साइंस में भी पढ़ रहे होते हैं। तो हर जगह से हमें घर पे भी सीखने को मिल रहा होता है, हर जगह से। अब बात करते हैं एक्लचरेशन की। अभी एक्लचरेशन क्या है? इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच अ पर्सन और अ ग्रुप फ्रॉम वन culture comes to adopt the practice and the values of others' culture while still retaining their own distinct culture. This concept has become important in increasingly globalized society. Yes, ये बहुत prominent है अभी के लिए। तो पहले हम समझते हैं एक्लचरेशन होता क्या है। एक्लचरेशन का मतलब है कि जब एक ग्रुप या इंडिविजुअल अपनी असली कल्चर को रिटेन करता हुए दूसरे कल्चर की प्रैक्टिसेस और वैल्यूज़ को अपनाता है। आज के टाइम पे हम एग्जांपल ले लें एक, तो आज के टाइम पर क्या हो रहा है? आज के टाइम पर हम देखते हैं कि इंडियन कल्चर के लोग वेस्टर्न कल्चर के कुछ एलिमेंट्स अडॉप्ट करते हैं, जैसे इंग्लिश बोलना, वेस्टर्न क्लोथिंग और टेक्नोलॉजी यूज़ करना। ये सब एक्लचरेशन का पार्ट है, जिसमें हम अपने कल्चर आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए दूसरे के कल्चर और आइडेंटिटी को क्या करते हैं? अपनाने की कोशिश करते हैं, या कुछ हद तक हम अपनाते भी हैं। राइट, तो मुझे लगता है कि ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा, बहुत डिफ़िकल्ट तो था नहीं। राइट, तो एक बार एक्लचरेशन और इनकल्चरेशन ज़रूर क्रेडिट करना। इससे ना क्वेश्चन आते हैं, वन वर्ड टाइप के आते हैं, सेंटेंस दे दिया गया और पूछेगा फिर ऑप्शन में एक्लचरेशन है कि या फिर इनकल्चरेशन है। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द एजुकेशनल एम। तो ये तो टॉपिक काफ़ी इजी पार्ट है। राइट, कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं एजुकेशनल एम को। तो आइए हम पहले से देखते हैं कि इसका क्या क्या टॉपिक है, जो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं एजुकेशनल एम को। तो एजुकेशन इज मोस्टली अ प्लान एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। एजुकेशनल एम आर नेसेसरी इन गिविंग डायरेक्शन टू यूनिक एक्टिविटीज़ विच आर डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो पहले फैक्टर्स क्या है हमारे पास? फिलॉसफी है, ह्यूमन नेचर है, सोशियो कल्चर फैक्टर एंड प्रॉब्लम्स एंड रिलीजियस फैक्टर्स। तो पहले चार के बारे में बात करते हैं हम लोग। सबसे पहला फैक्टर है फिलॉसफी। फिलॉसफी और एजुकेशन एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड होते हैं। एजुकेशन को फिलॉसफी का बेस्ट टूल माना गया है। मतलब एजुकेशन का एम ये है कि किसी स्पेसिफिक फिलॉसफी को प्रोपोगेट करना। अगर हम बात करें आइडियलिस्ट की, तो उनके लिए एजुकेशन का एम होता है डिवाइन क्वालिटीज़ को ह्यूमन नेचर में अनफोल्ड करना। राइट, द नेक्स्ट चीज़ हमारे पास बता रहा है हमें सोशियो कल्चर फैक्टर्स भी एजुकेशन के एम को डिटरमाइन करते हैं। ये सोसाइटी के ट्रेडिशनल और कल्चर को प्रिजर्व करने का, अलग जनरेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं।
हर सोसाइटी की अपनी एक कल्चर हेरिटेज होती है और एजुकेशन उसे नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसमिट करता है। जैसे हम देश में हमारे रिच कल्चर, वैल्यूज़, फेस्टिवल, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, ये सब एजुकेशन के थ्रू सिखाते हैं और सीखते हैं। ह्यूमन नेचर, अब ये ह्यूमन नेचर क्या कह रहा है, अब ह्यूमन नेचर भी जो है ना वो क्लोजली लिंक्ड होता है फिलॉसफी से। जैसे मैंने बताया था कि आइडियलिस्टिक रिगार्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डिवाइन इन अ मैन एज अ एम ऑफ फ्यूचर, सॉरी, एम क्या है एजुकेशन का, डिवाइन इन अ मैन। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे रिलीजियस फैक्टर्स की। तो रिलीजियस फैक्टर्स भी एजुकेशन के एम को शेप अप करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि बुद्धिज़्म फोकस करते थे अहिंसा और सत्य को, राइट। ऐसे रिलीजियस आइडियोलॉजीज एजुकेशन के एम को डायरेक्ट करती हैं ताकि स्टूडेंट्स अपनी स्पिरिचुअलिटी और वैल्यूज़ को समझ सकें और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। अब हम बात करेंगे आगे के फैक्टर्स पे जो हमारे पास हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज एंड वोकेशनल। तो पॉलिटिकल क्या कहता है, जाहिर सी बात है हर कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम एजुकेशन के एम को इन्फ्लुएंस करता है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की वजह से एजुकेशनल एम बदल जाते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में एजुकेशन का एम होता है सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, जबकि ऑटोक्रेटिक सिस्टम में एजुकेशन का एम गवर्नमेंट के गोल और आइडियोलॉजी को प्रमोट करना होता है। ये थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के पार्ट में। नेक्स्ट है एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज। अब इसमें क्या होता है, नॉलेज हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है, तो हम क्या करते हैं, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करते हैं, बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं और सोशल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। नॉलेज से ही हम अपने सराउंडिंग को समझ पाते हैं और लाइफ को बेटर बनाते हैं। एजुकेशन इसलिए नॉलेज को एक्सप्लोर करने का एक टूल कहा गया है, राइट। अब आता है वोकेशनल। अब जो वोकेशनल एम क्या है, जो स्टूडेंट्स को उनकी लाइवलीहुड के लिए तैयार करना है। एजुकेशन का ये पार्ट है कि स्टूडेंट को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए, उन्हें एफिशिएंट बनाएं ताकि वो अपने इकोनॉमिक और सोशल गोल को अचीव कर सकें। यानी एजुकेशन उन्हें ऐसी स्किल सिखाती है जिससे वो अपने करियर में सक्सेसफुल हो सकें, राइट। वोकेशनल का मतलब होता है कि वो थोड़ा थोड़ा काम करते रहें अपने लिए, आप सेल्फ सफिशिएंट बन सकें, अपने लिए पैसे कमा सकें। ठीक है, ऐसी पढ़ाई होना, ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड टोटल डेवलपमेंट। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है अपने पोटेंशियल को फुल्ली डेवलप करना। एजुकेशन का मेन एम होना चाहिए कि हर स्टूडेंट अपने पोटेंशियल को पहचाने और अपने फुल कैपेसिटी से उस पर काम करे। ये टोटल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को इंक्लूड करता है, राइट। मतलब टोटल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जहाँ पे आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली और स्पिरिचुअली क्या कर रहे हो, डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। हारमोनियस डेवलपमेंट क्या होता है, अब हारमोनियस डेवलपमेंट क्या है, हर स्टूडेंट को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बैलेंस बनाना। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि एजुकेशन का मेन एम होना चाहिए ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड अ मैन्स बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। यानी एजुकेशन सिर्फ नॉलेज देने का काम ही नहीं है, बल्कि स्टूडेंट को एक बैलेंस और हारमोनियस इंडिविजुअल बनाना है। मतलब सिर्फ आप उनके अंदर सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं भर सकते, इसके सिवा भी आपको उनको प्रैक्टिकल लाइफ कैसे जीनी है, आपको उन्हें ये भी सिखाना पड़ेगा। ऑलराउंडर बनाना चाहिए उन्हें, हर एक चीज़ में वो क्या कर सके, निपुण हो सके, अच्छे बन सकें। नेक्स्ट है हमारे पास मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट क्या कहता है, सम एजुकेशन कैटरलिस्ट कंसिडर दीज are the supreme aim of education. अब क्या है, that education must enable the child to cultivate moral values and virtues such as truthfulness, goodness, purity, courage, reverence and honesty. तो moral और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट एम है,
ठीक है। जैसे हर्बर्ट ने कहा था कि एजुकेशन को स्टूडेंट में मोरल वैल्यूज़ और वर्च्यूज़ को कल्टीवेट करना चाहिए, जैसे ट्रुथफुलनेस, गुडनेस, प्योरिटी, करेज। ये क्वालिटी सोसाइटी को एक अच्छा और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न देने का काम करते हैं। अगर हमने सब बच्चे में सारा बुकिश जितनी भी बुक की किताबों का सब कुछ है वो भर दिया, लेकिन हम उसमें वो मोरल वैल्यूज़ भरना भूल गए, मतलब मोरल वैल्यूज़ सिखाना भूल गए, एक ऑनेस्ट इंसान बनाना भूल गए, एक करेजियस इंसान बनाना भूल गए, या हमने उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा सिर्फ बुकिश लैंग्वेज ही में ही बात कर रहा है और बुक से वो बाहर नहीं निकल पाया, वो बाहरी दुनिया में वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं कर पा रहा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास सिटीजनशिप। एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, a student should be conscious about his or her duties, functions and obligation towards society. तो सिटीजनशिप का एम एजुकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर स्टूडेंट को अपनी ड्यूटीज़, फंक्शंस, ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं सोसाइटी के टुवर्ड्स ये पता होनी चाहिए। एजुकेशन का ही पार्ट है कि हम अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझते हैं और अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशन फॉर लेजर। अब लेजर एजुकेशन भी ज़रूरी है। लेजर का मतलब है ऐसे वक्त का यूज़ करना जिसमें हम इंजॉय करें, रेस्ट करें और अपनी एनर्जी को रीगेन करें। अगर लेजर टाइम को वाइजली यूज़ किया जाए तो ये फिजिकल और मेंटल बैलेंस मेंटेन करता है। इसका डायरेक्ट रिलेशन है आर्टिस्टिक, मोरल और एस्थेटिक डेवलपमेंट के साथ, राइट। अब यहाँ पे बात हो रही है सम स्पेसिफाइड एम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो कुछ स्पेसिफाइड एम देख लेते हैं हम लोग। When India became free, there was a need for reorientation and restructuring of all the existing social, political and educational system in order to meet the social, economic, political and educational need of the country. तो जब हमारी इंडिया क्या हुई थी, फ्री हुई थी, जब उसे फ्रीडम मिला था, राइट, तो उसके बाद क्या था ना, हमारे थोड़ा एजुकेशन सिस्टम को रीओरिएंटेशन या रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत थी, राइट, ताकि हम क्या कर सकें, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एजुकेशनल नीड को पूरा कर सकें। सिंस इंडिपेंडेंस, वेरियस कमिटीज़ एंड कमीशंस वर अपॉइंटेड टू ले डाउन द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन। तो इंडिपेंडेंस के बाद से बहुत सारी कमिटीज़ और कमीशन बनाए गए थे और बहुत सारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स भी लाए गए थे। तो उनमें से कुछ ये फेमस कमीशन से जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, और मैं आपको बता दूँ इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कभी कभी वो पूछ लेता है 1948 में कौन सी कमीशन बनी थी, 1952 से लेके 53 में कौन सी कमीशन फॉर्म हुई थी, अच्छा जो ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है ये इसको किसने हेड किया था, या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट, ये आपको नहीं भूलना, ये आपको याद करना है अच्छे से। तो पहला है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1948 वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ओके। फिर एक दूसरी कमीशन आती दैट इज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो आई थी 1952 से 53 तक, और इसको हेड किया था डॉक्टर मुरलीधर एज ए चेयरमैन। तो इसके चेयरपर्सन कौन थे, डॉक्टर मुरलीधर। तीसरी थी नेशनल एजुकेशन कमेटी वाज सेट अप अंडर डॉक्टर एस राधाकृष्ण एज ए चेयरमैन। तो ये भी डॉक्टर एस राधाकृष्ण ही थे इसके चेयरमैन। लास्ट है, ये बहुत बार से क्वेश्चन आया है यूजीसी नेट जेआरएफ में, कोठारी एजुकेशन कमीशन, और ये था 1964 से लेकर 1966 तक। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1996 स्पेसिफाइड द फॉलोइंग एम्स एंड एजुकेशन। अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी कौन सी, 1986 की, ठीक है, उसमें कुछ एम्स थे और ऑब्जेक्टिव थे एजुकेशन की, जरा हम वो देख लेते हैं। तो पहला था ऑल राउंड मटीरियल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, मतलब पूरी तरह से डेवलपमेंट करना है बच्चों का। कल्चरल ओरिएंटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन इंडियन कल्चर, पहली बात तो इंडियन कल्चर के लिए इंटरेस्ट जगाएंगे, आप उनका कल्चर ओरिएंटेशन करेंगे, राइट। इसके साथ साथ साइंटिफिक टेम्पर, जहाँ पे हम उन्हें साइंटिफिक टेम्पर को भी प्रमोट करेंगे। नेशनल कोहेशन को बढ़ावा देंगे, राइट।
इसके बाद थे यहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड स्पिरिट फर्दरिंग द गोल ऑफ सोशल सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा माइंड और स्पिरिट है वो इंडिपेंडेंट रहेगा। यहाँ पे क्या गोल था, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी का हमारा गोल था मेन। मैन पावर डेवलपमेंट फॉर द डिफरेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, तो हमारी इकोनॉमी की डिफरेंट लेवल थी, उन सब के लिए मैन पावर को डेवलप करना। फॉस्टरिंग रिसर्च, और रिसर्च फॉस्टर करना जितनी भी एरियाज से डेवलपमेंट के, राइट, रिसर्च होगी उसके बाद ही डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन कि एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, एजुकेशन में इक्वालिटी आएगी, जितने भी चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, सब के लिए क्या हो, इक्वालिटी हो। ये था, यहाँ तक हमारा पार्ट 2 आज ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, टीचिंग कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे, राइट। तो आपको पता है कि दूसरी वीडियो है टीचिंग एप्टीट्यूड की, जिसमें हमने केवीएस मदान की बुक को पूरा सीरीज़ ख़त्म करने वाले हैं, और मैं यहाँ पे हर एक टॉपिक को इन डेप्थ में समझाऊंगी, राइट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी डाउट को ज़रूर सॉल्व करूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।